लेक्चर नंबर 45 पार्ट 3 इंड एस 116 लीजेस। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएबल लीज पेमेंट दैट इज ईदर ड्यू टू इंडेक्स और रेट। इंडेक्स दैट इज कनेक्टेड टू सीपीआई एंड रेट इज कनेक्टेड टू लिबोर। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हेन देर इज वेरिएबल लीज पेमेंट बट नॉट ड्यू टू इंडेक्स और रेट। इंडेक्स और रेट में जब इंडेक्स और रेट की वजह से जब लीज पेमेंट वेरिएट करता था तो हम लोग 4 स्टेप अपनाते थे। लेकिन अगर हमारा लीज पेमेंट वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल है वो, बट नॉट बिकॉज ऑफ इंडेक्स और रेट, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मतलब ये कब होता है भाई? जब वेरिएबल हो रहा है लीज पेमेंट लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ इंडेक्स और रेट, तब कौन से वजह से हो रहा है? दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको बोला जाए कि अगर हम आपको लीज पे दे रहे हैं कोई एसेट, ठीक है, आप हमको आप हमको लीज का पेमेंट जो करिएगा दैट विल बी इक्वल टू 2% ऑफ वट एवर यू प्रोड्यूस। तुम उस मशीन से कितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका अमाउंट का 2% तुम हमको लीज में दोगे। तो कितना तुम प्रोड्यूस करेगा दैट तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। या फिर तुम जो भी तुम सेल करोगे उसका 5% हमको दोगे, लेकिन सेल कितना का होगा वो तो मुझे नहीं पता है। तो कैसे क्या लिखोगे फिर? तो उस केस में वेरिएबल वाला पेमेंट में तब हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग में फिर 4 स्टेप नहीं अपनाएंगे, एक भी स्टेप नहीं अपनाएंगे। जहां भी वेरिएबल लीज पेमेंट हो रहा है बट नॉट ड्यू टू इंडेक्स और रेट, दोनों में से किसी की वजह से अगर वेरिएबल लीज पेमेंट हो रहा है, देन वी विल नॉट फॉलो एनी ऑफ द स्टेप। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू द एक्सपेंस का अकाउंटिंग। उसको हम लोग ऑपरेटिंग लीज की तरह मानेंगे। और उसमें ऑपरेटिंग लीज में क्या करते थे कि जब भी हम लोग रेंट देते थे तो उसको अपने बुक्स में लिखते थे, ना लीज लायबिलिटी बनाते थे और ना एसेट बनाते थे। परफेक्ट। इसलिए उसमें जब भी वेरिएबल पेमेंट हो रहा है, भले ही इंडेक्स 116 में आ रहा है, लेकिन जब हो गया कि वेरिएबल पेमेंट बट नॉट ड्यू टू इंडेक्स और रेट, देन वी विल जस्ट डू द एक्सपेंस अकाउंटिंग। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंस जाएगा तुम्हारा P&L में, PL टू एक्सपेंस और एक्सपेंस टू कैश। क्लीन। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ये जो भी चेंज हो रहा था, जैसे कि इंडेक्स की वजह से हमारा नया लायबिलिटी बन रहा था, न्यू LL हम लोग को ढूंढना पड़ रहा था, मतलब इंडेक्स चेंज, CPI चेंज हो जा रहा था, तो नया लीज लायबिलिटी हम लोग ढूंढते थे। ट्रू, याद होगा तुमको, एकदम याद है। लेकिन इस चेंज को मतलब लेकिन नहीं, इस चेंज को हम लोग क्या बोलते थे? इस चेंज को हम लोग बोलते थे रीमेजरमेंट। ठीक है, तो रीमेजरमेंट क्यों होता था? रीमेजरमेंट होता था जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडेक्स दैट इज CPI और चेंज इन रेट। और जब ऐसा होता था तो 4 स्टेप अपनाते थे, जिसमें डे 1 अकाउंटिंग करते थे, फिर बिफोर रीअसेसमेंट रीमेजरमेंट जो भी अमाउंट ROU एसेट और LL का होता था वो निकालते थे, फिर चेंज इन ROU और चेंज इन LL निकालते थे, ROU का कभी चेंज निकालते, और आफ्टर रीमेजरमेंट ROU LL का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, इसमें जब हम लोग डे 1 अकाउंटिंग करते थे तो जो अमाउंट आता था वो अमाउंट कैसे निकालते थे? दैट अमाउंट वाज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, डे 1 अकाउंटिंग। और क्या उसको कहते हैं, चेंज जब निकालना होता है, चेंज इन लायबिलिटी, तो उसमें न्यू लायबिलिटी का भी अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू से निकालते थे। प्रेजेंट वैल्यू से निकालने के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करते थे, जो बुक में क्वेश्चन में दिया रहता था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि एक डिस्काउंटिंग फैक्टर न देके 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर दे। एक डिस्काउंटिंग फैक्टर वो होगा जो चेंज रीअसेसमेंट रीमेजरमेंट से पहले का डिस्काउंटिंग फैक्टर, और दूसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होगा वो रीमेजरमेंट के बाद का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। तो क्या हम दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे? जैसे कि रीमेजरमेंट से पहले जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया वो यूज करेंगे, और उसके बाद जो रीमेजरमेंट के बाद का डिस्काउंटिंग फैक्टर वो यूज करेंगे? दोनों यूज करेंगे या सिर्फ एक यूज करेंगे? भाई वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो रीमेजरमेंट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। अगर चेंज तुम्हारा जो रीमेजरमेंट हो रहा है दैट इज लायबिलिटी, जो लीज लायबिलिटी है वो चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज कि इंडेक्स की वजह से, जैसे कि CPI चेंज हो रहा है या फिर लिबोर की वजह से, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो हम लोग नया वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग सीधा उसको इग्नोर कर देंगे। हमको कोई मतलब नहीं होगा कि नया डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है,
चेंज इन सीपीआई हो रहा है या चेंज इन लिबोर हो रहा है, तो नया डिस्काउंटिंग फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नया सीपीआई है उससे तो मतलब है ही भाई, तभी तो नया लीज लायबिलिटी या फिर कुछ बनेगा। हमको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर से मतलब नहीं है कि नया प्रेजेंट वैल्यू हमको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकालना पड़े, नहीं। नया प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नया प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे लेकिन पुराने डिस्काउंटिंग फैक्टर से, लेकिन नया सीपीआई या नया लिबोर यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर रीमेजरमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्म, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडेक्स रेट या चेंज इन इंडेक्स या रेट, हम लोगों का टर्म चेंज हो रहा है। जैसे कि हम लोगों का पहला टर्म था कि 5 साल का, बाद में हमको एक ऑप्शन स्टार्टिंग में मिला था कि हम अगर चाहेंगे तो हम रिन्यू कर सकते हैं अगला 3 साल का। तो जब हम 2 साल के बाद हम 5 साल का था टर्म, हम डे वन हमको नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। तीसरा साल हमको पता चल रहा है कि भाई हम 3 साल का रिन्यू कराएंगे, तो चेंज इन टर्म हो गया। तो फिर से तुमको एलएल को जो लायबिलिटी है उसको रीमेजर करना होगा। तो जब रीमेजर करोगे तो उस टाइम क्या करोगे, नया वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे, या जैसे कि अभी जब इंडेक्स चेंज हो रहा था तो हम लोग पुराने यूज कर रहे थे, इस में वो करेंगे नहीं। जब लीज टर्म चेंज होगा तो हम लोग नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। एक समरी में बोले, जब अगर तुम्हारा टर्म चेंज हो रहा है, जो लीज टर्म है वो अगर चेंज होगा तो तुमको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है, पुराना डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है, मतलब दोनों फैक्टर यूज करना है, मतलब दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है। दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो रीमेजरमेंट से पहले तुम ओल्ड यूज करोगे और रीमेजर के बाद तुमको न्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडेक्स या रेट, तब हम लोग बिफोर रीमेजरमेंट और आफ्टर रीमेजरमेंट ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। ये सारा इसका समरी पेज 35 पे भी है कॉपी में। क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 32 पेज नंबर 27.15 और ये है एलडीआर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंटिटी डब्ल्यू है जो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज में रिटेल स्टोर के साथ जे ऑन जनवरी 1 जनवरी 2017 को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, इंसेप्शन डेट, ठीक है। इनिशियल टर्म ऑफ द लीज 5 साल है और रिन्यूअल ऑप्शन दिया हुआ है 3 साल का। 5 साल का इसका लीज टर्म है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 साल का तुम अति रिन्यू भी कर सकता है। एनुअल पेमेंट ऑफ इनिशियल टर्म एंड रिन्यूअल टर्म इस 1 लाख एंड 1,10,000। मतलब लीज जो टर्म है 5 साल का, उसमें 1 लाख तुमको 1 लाख रुपया देना है, लेकिन अगर रिन्यू कराओगे तो फिर 1,10,000 1,10,000 3 साल तक देना होगा, ठीक। एनुअल लीज पेमेंट विल इंक्रीज बेस्ड ऑन द एनुअल इंक्रीज इन सीपीआई एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे हमारा जो लीज पेमेंट होगा वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सीपीआई। सीपीआई मतलब इंडेक्स का बात हो रहा है, इंडेक्स का बात हो गया, समझ में आ गया। वेरिएबल लीज पेमेंट का बात हो गया, एक तो चेंज हो रहा है लीज बिकॉज चेंज हो रहा है इंडेक्स की वजह से, ठीक, परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट इफ ड्यू ऑन 1 जनवरी 18 इट विल बी बेस्ड ऑन सीपीआई अवेलेबल 31 दिसंबर 17। जब हम तुमको सीपीआई का इसलिए दिया था कि तुमको तो पता है कि सीपीआई एडजस्ट करना होगा आफ्टर री मेजरमेंट। तो जब सीपीआई से जब एडजस्ट करोगे तुम, तो कौन सा सीपीआई यूज़ करोगे, वो सीपीआई जैसे कि अगर 1 जनवरी 17 को क्या बोल रहा है, अगर 1 जनवरी 18 को अगर सीपीआई से एडजस्ट करना है लीज पेमेंट को, तो जो 1 जनवरी 18 को जो तुम जो सीपीआई यूज़ करोगे वो 31 दिसंबर 2017 का सीपीआई होगा। तो 31 दिसंबर 2017 का सीपीआई तुमको को यूज़ करके एडजस्ट करना है तुमको 1 जनवरी 18 का लीज पेमेंट, ठीक है, ओके। लेकिन 1 जनवरी 18 का लीज पेमेंट को क्यों एडजस्ट करना है, पेमेंट तो भाई दिसंबर में होगा ना। इक्वेशन है दिसंबर कैलेंडर ईयर का, दिसंबर में एंड होगा, तो दिसंबर में पेमेंट होना चाहिए ना, 1 साल के बाद पेमेंट होता है 1 साल यूज करके। लेकिन ये क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, पेमेंट इज ड्यू ऑन 1 जनवरी 18। तो पेमेंट ड्यू होने का मतलब क्या है कि उस दिन पेमेंट करना है, तो 1 जनवरी को पेमेंट करना है, मतलब ये ईयर बिगनिंग में पेमेंट होता है, ईयर एंड भी पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। 2 चीज़ पता चला। एंटिटी डब्ल्यू का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट लीज इंसेप्शन डेट एंड एस 1 जनवरी 20 इज 5% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। बोरिंग रेट का मतलब है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। और लीज इंसेप्शन डेट तुमको बताया किए थे 1 जनवरी 2017 जिस दिन साइन हुआ था, उस टाइम डिस्काउंटिंग रेट 5% है, लेकिन 1 जनवरी 20 का डिस्काउंटिंग रेट हो गया है तुम्हारा 6%, ठीक है। एंड सीपीआई एट लीज कमेंसमेंट डेट एंड एज 1 जनवरी 20 इज दिस।
दो बात इसमें बोला है, एक तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का बात बोल रहा है और एक सीपीआई का बात बोल रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे दो को डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया, एक 5%, एक 6%, एक है बिफोर रीमेजरमेंट, एक है आफ्टर रीमेजरमेंट। दूसरा बात बोला है सीपीआई का, वो है बिफोर रीमेजरमेंट और आफ्टर रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट तो सीपीआई की वजह से हो रहा है, तो सीपीआई जब 125 हो गया तो रीमेजरमेंट हो गया, पहले 120 था फिर 125 हो गया। एट लीज कमेंसमेंट डेट एंटिटी डब्ल्यू डिड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव। एंटिटी डब्ल्यू के पास सिग्निफिकेंट इंसेंटिव नहीं था एक्सरसाइज करने के लिए रिन्यूएबल ऑप्शन। इससे पता चला कि एंटिटी डब्ल्यू तुम्हारा लेसी है, ठीक है। जब डे वन उसको नहीं मालूम था कि वो लीज टर्म वो रिन्यू कराएगा, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, मतलब 2020 में एंटिटी डब्ल्यू इंस्टॉल्ड यूनिक लीज इंप्रूवमेंट इनटू द रिटेल स्टोर विद एन एस्टिमेटेड 5 years इकोनॉमिक लाइफ। क्या हुआ कि 2020 में जो लेसी है वो कुछ इंप्रूवमेंट किया है अथी में, जो एसेट लीज पे लिया था, ठीक है। अब एंटिटी डब्ल्यू डिटरमाइंड दैट इट वुड ओनली रिकवर द कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट इफ इट एक्सरसाइज रिन्यूअल पीरियड। मतलब जो 2020 में जो अथी कुछ कुछ इंप्रूव किया है एसेट में, जिसको जो लीज पे लिया था, अब इंप्रूव तो कर दिया वैसे एसेट को, लेकिन वो एसेट तो अब सिर्फ अभी 2020 ये जो अथी था कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का था, 2017 से 17, 18, 19, 20, 21, 2021 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। ये लोग 2020 में इंप्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन इंप्रूव कर दिया तो अभी एसेट तो आगे तक चलेगा। तो बोल रहा है कि अगर हम इसको रिन्यू नहीं कराएंगे अगला 3 साल तक तो हम तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब वो लोग बोल रहा है 2020 को कि हम लोग अब रिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, एंटिटी डिटरमाइन दिस, इफ एंटिटी डब्ल्यू रिक्वायर्ड टू रीमेजर द एंटिटी डब्ल्यू, क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है कि क्या एंटिटी डब्ल्यू को रीमेजर करना पड़ेगा अपने लीज लायबिलिटी को? करना ही पड़ेगा मेरे भाई। पहला चीज, एक तो सीपीआई का बात है, तो जहां सीपीआई चेंज होगा रीमेजर होगा ही। सेकेंड एक और बात कि यहाँ पे लीज टर्म भी चेंज हो रहा है, 5 साल से 8 साल का लीज टर्म हो रहा है, तो भाई एक तो इंडेक्स की वजह से चेंज हो ही रहा है और लीज टर्म भी चेंज हो रहा है, ठीक, परफेक्ट। जब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने बैठेंगे तो एक बात याद रखो, इसमें 2 चीज़ चेंज हो रहा है, एक लीज टर्म भी चेंज हो रहा है और एक तुम्हारा इंडेक्स भी चेंज हो रहा है। जब इंडेक्स चेंज होता था तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते थे, लेकिन जब लीज टर्म चेंज होता है तो हम लोग न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर भी यूज़ करते हैं। तो क्या करें, इसमें तो दोनों है भाई। जब दोनों रहता है तो हम लोग जो दोनों चीज़ यूज़ करेंगे, दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। हमको अति की वजह से क्या नाम है, इंडेक्स चेंज होने की वजह से तो हमको ओल्ड तो यूज़ करना था, बट जब टर्म भी चेंज हो गया, अब जब टर्म चेंज हो गया तो न्यू फैक्टर तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो अब दोनों चीज़ फैक्टर यूज होगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो कोई हिंट और पेज नंबर आओगे तुम पेज नंबर 36 पे, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक हिंट है, अजम्पशन है, और यहाँ हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं कि लीज पेमेंट इज डन एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। लीज का जो पेमेंट हो रहा है वो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो रहा है। हम लोग ये अज्यूम क्यों किए, या हिंट हमको कैसे मिला, क्योंकि बोला है कि पेमेंट इज ड्यू ऑन 1 जनवरी 18, परफेक्ट। एक क्वेश्चन सीपीआई का है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 चीज़ का है, एक तो सीपीआई का जिसकी वजह से रीमेजरमेंट हो रहा है, 2 चीज़ की वजह से हो रहा है, एक तो रीमेजरमेंट हो रहा है, सीपीआई भी चेंज हो रहा है और टर्म भी चेंज हो रहा है, तो एक तो रीमेजरमेंट का क्वेश्चन है। ऊपर से एक और क्वेश्चन है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज़ करना है, ठीक। तो सीपीआई का जब चेंज है, हाँ, मतलब वीएलपी का क्वेश्चन है, वेरिएबल लीज पेमेंट का क्वेश्चन है। तो जब वेरिएबल लीज पेमेंट का क्वेश्चन है तो हम लोग 4 स्टेप अपनाते हैं। डे 1 अकाउंटिंग, बिफोर, चेंज, आफ्टर। डे 1 अकाउंटिंग किए ROU to LL, किस पे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो वर्किंग नोट 1 प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाले, जो भी कैश फ्लो है, ये मान के कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला है सीपीआई में। पहला क्वेश्चन तो ये करते, पहला डे 1 अकाउंटिंग यही सोच के चलते कि सीपीआई में कोई चेंज नहीं है, तो इसका सीपीआई क्या था, 120। डे 1 सीपीआई 120 है, तो डे 1 सीपीआई वही बेस सीपीआई होता है, और एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, लीज पेमेंट इनटू करंट ईयर सीपीआई डिवाइडेड बाय बेस सीपीआई। लीज पेमेंट है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पर एनम, तो उसको जब एडजस्ट करना होगा तो कैसे एडजस्ट करेंगे, 1 लाख इंटू 120 बाई 120, क्योंकि पहला ही दिन कर रहे हैं तो 120 पर 120 करेंगे, तो ऐसे करके आ गया, परफेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई जब डिस्काउंटिंग फैक्टर पे आओगे तो हम लोग 5% यूज़ कर रहे हैं। रीमेजरमेंट से पहले तो ओल्ड यूज़ करेंगे तो 5% यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तुम ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते होगे तो 1/1.1 इक्वल एक बार करते होगे,
तो 0.952 आएगा, अगर 5% के हिसाब से है, 5% के हिसाब से, सॉरी, ठीक है। 1.05 करेंगे तो 1/1.05 करोगे, इक्वल करोगे तो 0.952 आएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू कब का है? ये प्रेजेंट वैल्यू तब का है जब आप यहाँ खड़े और 1 साल के बाद का यहाँ का अमाउंट यहाँ ला रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो ईयर, बिगनिंग ऑफ ईयर का है क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट पेमेंट जो है वो बिगनिंग ऑफ ईयर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ईयर 0 ओनली, ईयर एंड 0 वहीं दिया हो। देखो बिगनिंग ईयर 1 है तो ईयर एंड का मतलब 0 होगा, ईयर 2 है मतलब वो ईयर एंड 1 है। तो जब ईयर एंड 0 होता है तो हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या यूज़ करते हैं? 1। तो ये याद रखना। प्रेजेंट वैल्यू आ गया, चलो ठीक है। डे 1 अकाउंटिंग कर दिए। सेकंड में क्या करते हैं? सेकंड में हम लोग ढूंढते हैं, सेकंड स्टेप में बिफोर रीमेजरमेंट ROU का वैल्यू क्या है और LL का वैल्यू क्या है। तो LL का तुम वैल्यू निकालने बैठोगे, तुम ROU तो तुम निकाल दोगे कि कब ये लोग चेंज हो रहा है, 2020 में 17, 18, 19 3 साल तक का LAT बनेगा, वो तो तुमको पता है। और 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा तुमको ROU से, तो ROU से तुम 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इजी, ठीक। अब जब LAT बनाने बैठोगे तो तुम तो सिंपल बना दोगे, ईयर एंड ओपनिंग इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट अनवाइंडिंग, रीपेमेंट, क्लोजिंग। लेकिन ये तब होता है जब ईयर एंड का क्वेश्चन होता है, ये ईयर बिगिनिंग का क्वेश्चन है। तो जो हम लोग ओपनिंग के बाद इंटरेस्ट लगाते थे, ओपनिंग के बाद इंटरेस्ट रहता था, तो इस अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट ढूंढते थे, तो वो यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये अमाउंट पूरा ईयर एंड, पूरा साल चला है, तब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते थे। लेकिन ये अमाउंट तो हम लोग डे 1 ही हम लोग पेमेंट करते रहे हैं, तो पेमेंट करने के बाद जो बच रहा है हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे ना। याद करो, जस्ट इससे पहले मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, कहाँ पे? पेज 29 पे, कि जब क्वेश्चन है ईयर बिगनिंग का तो LAT डिफरेंट बनेगा, तो वैसे LAT बनाओ। तो तुमको थर्ड ईयर जिस दिन रीमेजरमेंट से जस्ट पहले तुमको LL का भी वैल्यू पता चल गया, ROU का भी वैल्यू पता चल गया और LL का भी वैल्यू पता चल गया। पेज 37 पे दिया हुआ है। LL का वैल्यू है 1,95,000, ROU का वैल्यू है 1,81,000, ठीक है, परफेक्ट। स्टेप 2 भी आ गया। स्टेप 3 में क्या करते थे हम लोग? स्टेप 3 में हम लोग ढूंढते हैं क्या? स्टेप 3 में हम लोग ढूंढते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी, दैट इज चेंज इन लीज लायबिलिटी। व्हाट इज दैट? ओल्ड लीज लायबिलिटी वर्सेस न्यू लीज लायबिलिटी। ओल्ड LL तो हमारे पास है, न्यू LL ढूंढना है। न्यू LL ढूंढने के लिए फिर से PV वाला नहीं बनेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो तुम। वर्किंग नोट 3 में दिया हुआ है ईयर 1 जनवरी 20 से लेके 1 जनवरी 24 तक, ओके। लीज रेंट डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग डिस्काउंट कौन सा यूज़ करेंगे? न्यू वाला करेंगे, क्योंकि लीज टर्म चेंज हो रहा है, तो हम लोग न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, कर दिए। और जब लीज रेंट का जो अमाउंट निकालोगे वो नया CPI से निकलेगा। नया CPI से कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 125 अपॉन 120। 125 इज करेंट ईयर का CPI, उस दिन का 1 जनवरी 20 का, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस क्या होता है? डे 1 का CPI 120, वैसे निकाल दिए। एक और बात याद रखना कि लीज रेंट हम लोग जो 5 साल का पीरियड था उस टाइम 1 लाख था, और आगे का 3 साल में 1,10,000 था, तो आगे का CPI जो 1 जनवरी 22 से जाएगा वो 1,10,000 रुपये जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू तुम निकाल दिया। और डिस्काउंटिंग फैक्टर याद रखना कि ईयर बिगिनिंग का क्वेश्चन है, तो पहला साल 1/20 में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होगा, 0.943 नहीं होगा, याद रखना। और एक और बात याद रखना, तुम 1 जनवरी 20 को खड़ा होके आगे का कर रहा है। 1 जनवरी 20 तुम्हारा तीसरा साल रियलिटी में है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ये सोच के निकालो क्या कि ये सोच के निकाल दो कि ये ईयर 1 है, ओके, ये भी याद रखना, ठीक है, परफेक्ट। तो तुमको पता चल गया क्या? तुमको नया लीज लायबिलिटी पता चल गया जो है 4,91,000। ओल्ड लीज लायबिलिटी है 1,95,000, न्यू लीज लायबिलिटी 4,91,000। तो तुम्हारा नया लीज लायबिलिटी कितना से इंक्रीज हो रहा है? 2,95,000 से। तो LL इंक्रीज हो रहा है तो जर्नल एंट्री दो 2LL 2,95,000 से, और डेबिट में ROU एसेट। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में आफ्टर रीमेजरमेंट ROU को और LL का वैल्यू निकालो। ROU का वैल्यू क्या होगा? जो पहले था 1,81,000 प्लस जो भी जितना इंक्रीज किए वो, और LL का जो पिछला वैल्यू था 1,95,000 प्लस जितना इंक्रीज किए वो, दैट इज इक्वल टू जो नया वाला है 491, बस आ गया। और इस वैल्यू पे तुम आगे अपना जो ROU है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, और जिसके ऊपर और जो अथी है क्या उसको कहते हैं LL है उसके ऊपर से इंटरेस्ट। इजी। ये क्वेश्चन का समरी अगर दें कि कैसे बनेगा, इजी है। डे 1 अकाउंटिंग ROU टू LL कर दो, फाइंड द अमाउंट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ओल्ड रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है
ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर और ओल्ड सीपीआई। सेकंड में हम लोग रीमेजर कर रहे हैं 1 जनवरी 20 को, उस दिन बिफोर रीमेजर दैट इज 31 दिसंबर 19 को हम लोग जो करना करेंगे अमाउंट निकाल के दे देंगे। इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे वर्किंग नोट 3 में। वर्किंग नोट 3 में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कुछ बात। पहला बात कि डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो गया, नया डिस्काउंटिंग फैक्टर, नया सीपीआई और नया लीज अमाउंट 1 लाख से 1,10,000, 3 चीज बस। और आफ्टर रीमेजर तुमको पता ही है। बन गया क्वेश्चन, परफेक्ट। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, पेज नंबर 27.44। बहुत आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इजी, लेकिन एक बात दिमाग में रखना, कंपनी एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट फॉर रिटेल स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 11 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल, लीज टर्म 10 साल, लीज रेंटल 56,000 पर एनम, इज पेबल इन अरियर। पेबल इन अरियर का मतलब क्या होता है? अरियर मतलब कि जब आउटस्टैंडिंग होता है तब पेमेंट करते हैं, ये नहीं कि एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। अगर 1 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं और तब यूज कर रहे हैं दैट इज पेमेंट इन एडवांस, लेकिन पूरा साल यूज करके तब 31 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं दैट इज पेमेंट इन अरियर। ओके, तो ईयर रेंट का क्वेश्चन है, मस्त हमारे लिए। द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड अ लीज लायबिलिटी ऑफ 3,51,613 एट इंसेप्शन यूजिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट 9.5% पर एनम एज एट 1 अप्रैल 11। 1 अप्रैल 11 को लीज ले रहा है, ठीक है। तो डे वन अकाउंटिंग हम लोग क्या करते थे कि ROU टू LL करते थे @ प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिया हुआ है 3,51,000 और डिस्काउंटिंग फैक्टर 9.5%। As per the terms of lease agreement, lease rent shall be adjusted every 2 years to give the effect of inflation. जो लीज रेंट है 56,000 का, उसको हम लोग बढ़ाएंगे और एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट हर 2 साल पे, हर साल नहीं, हर दूसरा साल, ठीक। और 1 अप्रैल 11 को लिया है तो फर्स्ट टाइम हम लोग एडजस्ट कब करेंगे? 1 अप्रैल 13 को। 1 अप्रैल 13 को मतलब 1 अप्रैल 12 और 1 अप्रैल 13, एग्जैक्ट 1 अप्रैल 13 को, ठीक। इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स एज नोटिफाइड बाय इनकम टैक्स शैल बी यूज टू डिराइव द लीज पेमेंट। खत्म। हम लोग इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स यूज करेंगे, दैट इज CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। CII वाज 280 फॉर 11/12 2011-12, मतलब 1 अप्रैल 11 को लिया है तो 11/12 का CII 280 है। और 2013-14 1 अप्रैल 13 बोले तो उस दिन तुम्हारा सेकेंड बार तुमको मतलब 2 साल खत्म हो जाएगा तो उस दिन रीमेजर करना है। देखो 13-14 का CII दिया हुआ है, तुमको 12-13 का नहीं दिया हुआ है क्योंकि उस टाइम तो रीमेजर करना ही नहीं है। तो ओल्ड CII है 280, न्यू CII है 301। पता चल गया CPI का क्वेश्चन है इंडेक्स वाला। तो बिफोर था हमारा ओल्ड बिफोर रीमेजरमेंट 280 CII, आफ्टर रीमेजरमेंट 301 CII, ठीक। तो एक तो हमको पता चल गया कि ये इंडेक्स रेट का क्वेश्चन है। ओके, द करेंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 18%, 8% पर एनम। करेंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है तुम्हारा? 8%, मतलब ये नया डिस्काउंटिंग फैक्टर। पुराना डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था? 9.5%, नया वाला 8% है। शो द जर्नल एंट्री बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 क्या जर्नल एंट्री होगा? मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 11, 1 अप्रैल 13, 1 अप्रैल 11 फर्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 12 सेकेंड ईयर, 1 अप्रैल 13 थर्ड ईयर, ठीक। टू अकाउंट द चेंज इन लीज। लीज में जो भी चेंज हो रहा है उसका हम लोग अकाउंटिंग करके देना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3। बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 हमको एक जर्नल एंट्री देना है जिससे पता चले कि हमारा जो लीज है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो लीज में जो चेंज होता है उसका एंट्री क्या देते हैं? लीज का चेंज का एंट्री क्या होता है? अरे भाई, लीज का अमाउंट ऊपर नीचे होता था जिसकी वजह से लीज लायबिलिटी का अमाउंट ऊपर नीचे होता था एंड लीज लायबिलिटी का ऊपर नीचे होता था, इस वजह से ROU का भी हो जाता था। दैट इज जो हम लोग करते थे 2LL और ROU डेबिट। तो सिर्फ हमको वो एंट्री देना है, आगे का नहीं एंट्री देना है कि आफ्टर रीमेजरमेंट करके आगे डेप्रिसिएशन, ये सब कोई एंट्री नहीं देना है, हमको सिर्फ वहाँ तक एंट्री देना है, ठीक। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन किसका है? रीमेजरमेंट का। क्यों? क्योंकि VLP है, वेरिएबल लीज पेमेंट, बिकॉज CPI का क्वेश्चन है, CII का क्वेश्चन है, VLP का क्वेश्चन हो गया। तो पता चल गया कि रीमेजरमेंट का क्वेश्चन है। रीमेजरमेंट का मतलब VLP का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 स्टेप निकालेंगे, 4 स्टेप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें 2 डिस्काउंटिंग दिया रेट। अगर 2 डिस्काउंटिंग रेट दिया तो फिर तुमको चेक करना है कि दोनों डिस्काउंट रेट यूज़ करना है या फिर एक ही करना है। तो डिपेंड करता है कि क्यों चेंज हुआ है, कि मतलब तब कौन सा दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। इट विल डिपेंड कि ये जो रीमेजरमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रीमेजरमेंट इसमें हो रहा है CII के चेंज होने की वजह से, दैट इज इंडेक्स के चेंज होने की वजह से।
जब भी इंडेक्स चेंज होता है तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, न्यू वाला नहीं यूज करते हैं। न्यू वाला तब यूज करते हैं जब लीस्ट टर्म चेंज होता है, इसमें लीस्ट टर्म नहीं चेंज हो रहा है तो हम लोग 8% को इग्नोर कर देंगे। आफ्टर रिमेजर में भी हम लोग 9.5% लेंगे, 8% नहीं लेंगे। परफेक्ट, ओके। चलो, तो एक बात तो इसमें क्लियर है हमारा, क्या कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले जिस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है वीएलपी का क्वेश्चन, व्हाट इज वीएलपी? वेरिएबल लीज पेमेंट। जब भी वेरिएबल लीज पेमेंट का क्वेश्चन होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि पहला चीज देखेंगे कि क्यों हो रहा है, वाई, मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑफ वीएलपी का बेसिस क्या है, क्यों हमारा पेमेंट चेंज हो रहा है। तो या तो वो इंडेक्स की वजह से चेंज हो सकता है या रेट की वजह से चेंज हो सकता है, दोनों में से कोई एक वजह से चेंज हो सकता है, या फिर टर्म की वजह से भी चेंज हो सकता है कि या तो टर्म चेंज हो गया या इंडेक्स या रेट चेंज हो गया। ठीक है, ये अगर पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अगर इंडेक्स या रेट का चेंज हो रहा है तो इंडेक्स अगर चेंज होता है तो हम लोग 4 स्टेप करते हैं, रेट का चेंज होता है तब भी 4 ही स्टेप करते हैं। ठीक है, और टर्म का भी चेंज होगा तो 4 ही स्टेप करेंगे। लेकिन इसमें से एक है जहाँ पे एक डिफरेंस आता है, जब रेट का चेंज आता है ना तो हम लोग कंपाउंडिंग यूज करते हैं लीज रेंट निकालने के लिए, अदरवाइज कहीं भी नॉर्मल यूज करते हैं, सीपीआई से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इससे एक बात समझ में आ गई, 4 स्टेप यूज करना है। परफेक्ट। अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ इंडेक्स, रेट या टर्म, इट इज बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंटिंग करते हैं। ठीक, ये पहला स्टेप। दूसरा चीज, क्वेश्चन में देखो कि क्या 2 को डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ है तो कौन सा यूज करना है, विच टू यूज, न्यू या ओल्ड। ओल्ड हम लोग तब यूज करेंगे जब इंडेक्स या रेट चेंज हो रहा है, न्यू तब यूज करेंगे जब हम लोग का टर्म चेंज हो रहा है। ओके, परफेक्ट। हर वक्त तुमको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है कि इंडेक्स या रेट चेंज होगा तभी ओल्ड करेंगे। दिमाग में रखना कि जब भी पेमेंट होगा ना, जब भी पेमेंट हो रहा है तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग रेट यूज करेंगे। मतलब जब भी पेमेंट का चेंज हो रहा है, पेमेंट का चेंज इंडेक्स की वजह से पेमेंट चेंज हो जा रहा है, रेट की वजह से पेमेंट चेंज हो रहा है तो हम लोग ओल्ड यूज करेंगे, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। लेकिन जब टर्म चेंज हो जाएगा तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है क्या कि भाई एक बात बताओ, मेरा पेमेंट हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन अति एडजस्ट कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमको क्या मतलब है, हमको तो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर डे 1 यूज किए थे वही मान के चलेंगे ना। लेकिन जब हम टर्म चेंज हो रहा है, मतलब हमारा 5 साल से अब 8 साल का हो रहा है, तो हमारा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज हो सकता है। अच्छा छोड़ो, कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि मेरे भाई इन्फ्लेशन एडजस्ट करने का मतलब ही होता है कि तुम्हारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो चेंज होना जाना चाहिए। तो उतना दिमाग मत लगाओ, याद रखना टर्म चेंज होगा तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इंडेक्स या रेट चेंज होगा तो ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 2 पे, पहला चीज चेक करेंगे कि वीएलपी क्यों हो रहा है। वीएलपी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंडेक्स का चेंज हो रहा है, इंडेक्स का चेंज हो रहा है तो हम लोग 4 स्टेप अपनाएंगे, बस क्लियर। दूसरा चीज देखें, डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 को दिया हुआ है तो कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड कि क्वेश्चन की चीज का क्यों चेंज हो रहा है, रिमेजरमेंट क्यों हो रहा है, तो इंडेक्स की वजह से चेंज हो रहा है, इंडेक्स की वजह से चेंज हो रहा है तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, बस। तो वही क्वेश्चन ही करके तुम बना के चल जाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। वर्किंग नोट 3 जब देखोगे इसका, तो हम 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर से कर रहे थे क्योंकि न्यू वाला था आफ्टर रिमेजरमेंट। लेकिन भाई क्वेश्चन वही तो पूरा था कि हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है, न्यू वाला तो इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए वहाँ काटती हैं। और सब एकदम ईजी है और कुछ खास नहीं है, बस। बाय बाय।